नमस्कार दोस्तों। आज हम टीआरई 123 के क्लास 6 से 8 तथा 9 से 10 के सामाजिक विज्ञान के पांचों परीक्षाओं के इतिहास के 200 प्रश्नों में से विश्व इतिहास के 52 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। विश्व इतिहास के प्रश्न सामाजिक विज्ञान विषयों के टीचर एग्जाम के साथ साथ अन्य विषयों के जीएस सेक्शन में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? ए पुर्तगाल, बी इंग्लैंड, सी स्पेन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्पेन। क्रिस्टोफर कोलंबस को स्पेन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। इन्होंने अमेरिका की खोज की थी 1492 ईस्वी में। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। इसने भारत की खोज की थी। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के थे। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तस्मान हॉलैंड के थे। इन्होंने वान डीमेंस लैंड, जो वर्तमान तस्मानिया है, तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। अगला प्रश्न है, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? ए अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी रूसी क्रांति, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। बोस्टन टी पार्टी 1773 में ब्रिटिश कराधान और शासन के विरोध में किया गया एक विरोध प्रदर्शन था। इसने अमेरिकी क्रांति की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिकी क्रांति से जुड़े कुछ अन्य तथ्य हैं। अमेरिकन क्रांति को प्रेरित करने वाली पुस्तक राइट ऑफ कॉलोनीज एग्जामिन्ड किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका उत्तर है स्टीफन हॉपकिंस। इसमें ब्रिटिश कराधान की आलोचना की गई थी। सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठनों का संबंध था। तो इसका उत्तर है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से। अगला प्रश्न है, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? ए जॉर्ज वाशिंगटन का राष्ट्रपति के रूप में चुनाव, बी दास प्रथा का उन्मूलन, सी अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी दिन महाद्वीपीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया था और इसी की याद में अमेरिका हर साल स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाता है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था? ए लुई 16वां, बी लुई 14वां, सी लुई 13वां, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लुई 16वां। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई 16वें थे। वे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजशाही के पतन से पहले फ्रांस के अंतिम राजा थे। इन्हें 1793 में गिलोटिन द्वारा मार दिया गया था। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य दिन 14 जुलाई 1789 है, जब पेरिस के लोगों ने बास्तील किले पर धावा बोलकर फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत की थी। इस दिन को फ्रांस में बस्तील दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेली का आविष्कारक था? ए जॉन के, बी सैमुअल क्रॉम्पटन, सी जेम्स हारग्रीव्स, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जेम्स हारग्रीव्स। औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। इस मशीन से एक ही समय में कई धागे काते जा सकते थे। स्क्रीन पर दिख रहे केवीएस टीजीटी 2018 के प्रश्न का अवलोकन करिए। इसमें भी औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए आविष्कारों के संबंध में पूछा गया है। इससे आपको अनुमान हो रहा होगा कि विश्व इतिहास के अगर आप सिर्फ अन्य टीचर परीक्षाओं जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी आदि के प्रश्नों को कवर कर लेंगे तो आपका विश्व इतिहास लगभग कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। फ्लाइंग शटल लूम का आविष्कार जॉन के ने किया था। स्पिनिंग जेनी का जेम्स हारग्रीव्स ने, वाटर फ्रेम का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने किया था तथा म्यूल का सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था। अगला प्रश्न है, 1831 में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? ए काउंट कैवूर, बी ग्यूसेप गैरिबाल्डी, सी विक्टर इमैनुअल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 1831 में यंग इटली मूवमेंट की शुरुआत ग्यूसेप मैजिनी ने की थी। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास करता था? ए टेलीरैंड, बी ऑटो वन बिस्मार्क, सी मेटरनिक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑटो वन बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार ऑटो वन बिस्मार्क था, जो रक्त एवं लौह की नीति में विश्वास करता था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था। ए, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। बी, स्टालिनग्राद का युद्ध। सी, सुडेटेनलैंड पर जर्मन कब्जा। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका नवंबर 1941 में नहीं बल्कि 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर जापान के अचानक हमले के कारण द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। अमेरिका 8 दिसंबर 1941 को जापान के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। इस कारण इसका उत्तर विकल्प ई होगा। अगला प्रश्न है, जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहां का शासक कौन था? ए, चंगेज खान। बी, कुबलई खान। सी, हलागू खान। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुबलई खान। जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहां के शासक कुबलई खान थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेज बस्ती कौन सी थी? ए, जेम्स टाउन। बी, चार्ल्स टाउन। सी, बोस्टन। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जेम्स टाउन। संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 अंग्रेजी बस्ती थी, पहली जेम्स टाउन और अंतिम जॉर्जिया थी। सेम यही प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। वहां पे इसका उत्तर जेम्स टाउन वर्जीनिया था, क्योंकि जेम्स टाउन वर्जीनिया पेनिनसुला में स्थित है। अगला प्रश्न है, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? ए, अमेरिकी। बी, रूसी। सी, फ्रांसीसी। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रांसीसी। टेनिस कोर्ट की शपथ फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मित्र राष्ट्रों ने सेवरस की संधि किस देश के साथ की थी? ए, जर्मनी। बी, टर्की। सी, हंगरी। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टर्की। मित्र राष्ट्रों ने सेवरस की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य अर्थात तुर्की के साथ की थी, जिसमें उसके क्षेत्रों को फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस और इटली जैसे देशों में बांटा गया। इस संधि ने तुर्की राष्ट्रवाद को भड़काया और तुर्की स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1923 में लाजेन की संधि हुई, जिसने सेवरेस की संधि को रद्द कर दिया और आधुनिक तुर्की गणराज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न है, 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? ए, जेम्स हरग्रीव्स। बी, जॉन के। सी, एडमंड कार्टराइट। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जॉन के। 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जॉन के ने किया था। यही प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चरर में भी पूछा गया है, तो हमने दर्शा दिया है यहाँ पर। औद्योगिक क्रांति के दौरान कपड़ा उद्योग और धातु विज्ञान में हुए प्रमुख आविष्कार इस प्रकार हैं। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। स्प्रिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया है। पावर लूम वाष्प चालित का आविष्कार एडमंड कार्टराइट के द्वारा किया गया है। वाटर फ्रेम का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट द्वारा किया गया है। म्यूल का सैमुअल क्रॉम्पटन द्वारा किया गया है। सिलाई मशीन का एलियास होव ने आविष्कार किया है। कॉटन जीन का आविष्कार एली विटनी ने किया है। पडलिंग तकनीक अर्थात शुद्ध लोहा निर्माण तकनीक, इसका आविष्कार हेनरी कोट ने किया है। ये सभी औद्योगिक क्रांति के दौरान कपड़ा उद्योग और धातु विज्ञान में हुए प्रमुख आविष्कार हैं और बीपीएससी के एग्जामों के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? ए, ऑक्सबर्ग की संधि। बी, वेस्टफेलिया की संधि। सी, ट्रायोनोन की संधि। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वेस्टफेलिया की संधि। 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति 1648 ईस्वी में वेस्टफेलिया की संधि से हुई। 30 वर्षीय युद्ध 1618 से 1648 मुख्य रूप से पवित्र रोमन साम्राज्य के कैथोलिक हैब्सबर्ग शासकों और प्रोटेस्टेंट राज्यों के बीच धार्मिक और राजनीतिक संघर्ष के रूप में शुरू हुआ, जो बाद में फ्रांस और स्वीडन जैसी शक्तियों के हस्तक्षेप से यूरोपीय युद्ध में बदल गया, जिससे जर्मनी में भारी तबाही हुई, लाखों मौतें हुई और इसके परिणाम स्वरूप वेस्टफेलिया की संधि 1648 में हुई। इस संधि ने युद्ध को समाप्त किया और कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए और आधुनिक यूरोपीय राष्ट्र राज्य प्रणाली की नींव रखी, लेकिन इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। हरियाणा पीजीटी का एक प्रश्न है, यूरोप का 30 वर्षीय युद्ध किस कालखंड में लड़ा गया? तो इसका उत्तर है 1618 से 1648। अगला प्रश्न है, पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया?
ए लॉयड जॉर्ज, बी ऑरलैंडो, सी जॉर्जस क्लेमेंस्क्यू, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑरलैंडो। पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में इटली का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से प्रधानमंत्री विटोरियो इमैनुअल ऑरलैंडो ने किया था और उनके साथ विदेश मंत्री सिडनी सोनिनो भी इसमें शामिल हुए थे। बिग फोर प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन में प्रमुख निर्णय लेने वाले 4 देशों के नेताओं का समूह था, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज, फ्रांसीसी प्रीमियर जॉर्जस क्लेमेंस्क्यू और इतालवी प्रधानमंत्री विटोरियो इमैनुअल ऑरलैंडो शामिल थे और इन्हीं नेताओं ने वर्साई की संधि जैसे महत्वपूर्ण समझौते को आकार दिया था। अगला प्रश्न है, कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का उपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? ए पुर्तगाल एवं स्पेन, बी फ्रांस एवं इंग्लैंड, सी जर्मनी एवं इटली, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पुर्तगाल एवं स्पेन। यूरोप में पुर्तगाल और स्पेन जैसे देशों ने भौगोलिक खोज की शुरुआत की, जिसके बाद में ब्रिटेन, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे अन्य देशों ने भी इसमें भाग लिया। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है? ए आर्थिक कारण, बी नए क्षेत्रों की खोज, सी ईसाई धर्म का प्रचार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत आर्थिक कारण, नए क्षेत्रों की खोज एवं ईसाई धर्म का प्रचार, ये तीनों थे। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अगला प्रश्न है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? ए 1775, बी 1777, सी 1773, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1773। बोस्टन टी पार्टी की ऐतिहासिक घटना 16 दिसंबर 1773 को मैसाचुसेट्स के बोस्टन बंदरगाह पे हुई थी। ये घटना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1773 के चाय अधिनियम के विरोध में एक राजनीतिक प्रदर्शन था। प्रदर्शनकारियों द्वारा अमेरिकी उपनिवेशवादी बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन के नारे के साथ ब्रिटिश कर नीतियों का विरोध किया गया था। 16 दिसंबर की रात सन्स ऑफ लिबर्टी नामक समूह के लोगों द्वारा बोस्टन हार्बर में खड़े 3 ब्रिटिश जहाजों पर धावा बोल दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने जहाजों पर लदी 342 चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। इस घटना के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने 1774 में दंडात्मक दमनकारी अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम को उपनिवेशवादियों ने असहनीय अधिनियम कहा। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व सैमुअल एडम्स ने सन्स ऑफ लिबर्टी नामक समूह के साथ किया था। बोस्टन टी पार्टी को अमेरिकी क्रांति की शुरुआत की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी? ए थॉमस जेफरसन, बी रॉबर्ट ली, सी अब्राहम लिंकन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए थॉमस जेफरसन। अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा के मुख्य लेखक थॉमस जेफरसन थे। इस दस्तावेज को 1776 में महाद्वीपीय कांग्रेस ने अपनाया था, लेकिन इसमें थॉमस जेफरसन के साथ साथ बेंजामिन फ्रैंकलिन और जॉन एडम्स जैसे अन्य सदस्यों के भी विचार शामिल थे, जिन्होंने इसके मसौदे में बदलाव किए। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे? ए रूसो, बी मोंटेस्क्यू, सी वोल्टेयर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। दिए गए विकल्पों में रूसो, मोंटेस्क्यू और वोल्टेयर सभी फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े प्रभावशाली बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने क्रांति को प्रेरित करने वाले महत्वपूर्ण दार्शनिक विचार दिए थे। अगला प्रश्न है, ग्रेट डिप्रेशन अर्थात महामंदी खालिस्तान का काल था? ए आर्थिक समस्या, बी धार्मिक समस्या, सी सामाजिक समस्या, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आर्थिक समस्या। ग्रेट डिप्रेशन अर्थात महामंदी एक गंभीर वैश्विक आर्थिक मंदी का काल था, जो 1929 में शुरू हुई और 1930 के दशक तक चली। अगला प्रश्न है, लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है क्या है? ए प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए, बी कृषकों को भूमि स्थानांतरण होना चाहिए, सी बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक।
लेनिन के अप्रैल थीसिस के संबंध में दिए गए तीनों कथन विकल्प ए, बी और सी सही है। विकल्प ए, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए अर्थात शांति होनी चाहिए, ये सही है। विकल्प बी, कृषकों को भूमि स्थानांतरण होना चाहिए अर्थात भूमि, ये भी सही है। विकल्प सी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए अर्थात रोटी नियंत्रण, ये भी सही है। अप्रैल थीसिस का मुख्य आधार शांति, भूमि और रोटी ही था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? ए, संपत्ति का अधिकार। बी, विधिक समानता। सी, जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। दिए गए तीनों विकल्प संपत्ति का अधिकार, विधिक समानता और जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, ये तीनों सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड के महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, कहां पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ? ए, चीन। बी, जापान। सी, कोरिया। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीन। छपाई तकनीक का सर्वप्रथम विकास चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? ए, मैजिनी। बी, इमैनुअल द्वितीय। सी, गैरीबाल्डी। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैजिनी। यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना ग्यूसेप मैजिनी ने 1831 में की थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्र संघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? ए, केलाक ब्रिएंड पैक्ट। बी, पेरिस शांति समझौता। सी, लघु मैत्री संधि। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केलाग ब्रिएंट पैक्ट। केलाग ब्रिएंट पैक्ट, जिसे पेरिस संधि भी कहते हैं, 1928 में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसका उद्देश्य युद्ध को राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में त्यागना था, लेकिन इसमें उल्लंघन होने पर कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं था और 1930 के दशक में यह द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में विफल रही थी। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिंग शब्द किसे इंगित करता है? ए, वस्तुओं के आदान प्रदान को। बी, उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कताई की जाती है। सी, लंकाशायर के शहरों में बने विशिष्ट वस्त्र को। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कताई की जाती है। औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिंग शब्द मुख्य रूप से कपास या ऊन जैसे रेशों को सूत में बदलने की प्रक्रिया को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? ए, 110 अनुच्छेद तथा 20 अध्याय। बी, 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय। सी, 115 अनुच्छेद तथा 25 अध्याय। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था? ए, औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार। बी, विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना। सी, द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी आर्थिक मंदी को कम करना। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य के संबंध में दिए गए तीनों कथन सही हैं। औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार, ये सही है। विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना, ये भी सही है। द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी आर्थिक मंदी को कम करना, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? ए, 1910 ईस्वी। बी, 1912 ईस्वी। सी, 1948 ईस्वी। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1949 में गृह युद्ध के बाद 1 अक्टूबर 1949 को चीनी लोक गणराज्य अर्थात पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी की स्थापना हुई। इसके अलावा चीनी गणराज्य रिपब्लिक ऑफ चाइना आरओसी की स्थापना 1 जनवरी 1912 को किंग राजवंश के पतन के बाद हुई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? ए, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। बी, BN राव। सी, डॉक्टर दलवीर सिंह भंडारी। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, BN राव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश सर बेनेगल नरसिंह राव अर्थात BN राव थे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश
जो अध्यक्ष भी रहे डॉक्टर नगेंद्र सिंह थे। अगला प्रश्न है, किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? ए 12वीं से 14वीं शताब्दी, बी 13वीं से 15वीं शताब्दी, सी 14वीं से 16वीं शताब्दी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 14वीं से 16वीं शताब्दी। 14वीं से 16वीं शताब्दी को पुनर्जागरण का काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण काल में माइकल एंजेलो कौन था? ए धर्म सुधारक, बी तानाशाह, सी चित्रकार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चित्रकार। माइकल एंजेलो इटली के एक पुनर्जागरण काल के महान कलाकार थे, जो एक चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार और कवि थे। चलिए अन्य परीक्षाओं के कुछ प्रश्न देख लीजिए। इसमें मिलान करना है कलाकार और उनकी कृतियों के बीच। लियोनार्डो दा विंची का द लास्ट सपर, माइकल एंजेलो का द लास्ट जजमेंट है, राफेल की कृति मेडोना है, ह्यूबर्ट तथा जैन की एडोरेशन ऑफ द लैम्ब है। वेटिकन के सिस्टाइन चैपल की छत की चित्रकारी पुनर्जागरण के किस कलाकार ने की थी? तो इसका उत्तर है माइकल एंजेलो ने। वेटिकन स्टेंजा डेला सेग्नुतोरा में द स्कूल ऑफ एथेंस किसके द्वारा चित्रित भित्ति चित्र है? तो इसका उत्तर है राफेल। सिस्टाइन चैपल में आदम की रचना को चित्रित किया है, तो इसका उत्तर है माइकल एंजेलो ने। मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की रचना है। बर्थ ऑफ वीनस सैंड्रो बोटिसेली की रचना है। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? ए आर्कराइट, बी जॉन के, सी अब्राहम डार्बी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जॉन के। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने 1733 में किया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाई? ए 1826, बी 1829, सी 1833, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर 1830 होगा। जॉर्ज स्टीफेंसन ने 15 सितंबर 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच रेलवे चलाई थी। ये दुनिया की पहली भाप से चलने वाली अंतर शहरी रेलवे थी, जो यात्रियों और माल दोनों के परिवहन के लिए डिजाइन की गई थी। जॉर्ज स्टीफेंसन से जुड़ा एक अन्य प्रश्न है, जॉर्ज स्टीफेंसन ने कब सर्वाधिक उपयोगी स्वचालित स्टीम लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया? तो इसका उत्तर है 1814 में। अगला प्रश्न है, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी सेकेंड डिस्कोर्स किसने लिखा? ए मॉन्टेस्क्यू, बी वॉल्टेयर, सी रूसो, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रूसो। डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी सेकेंड डिस्कोर्स जीन जैक्स रूसो की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? ए कार्सिका, बी एल्बा, सी सेंट हेलेना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्सिका। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। अगला प्रश्न है, द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? ए डिडरो, बी रूसो, सी मोंटेस्क्यू, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मोंटेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक प्रसिद्ध पुस्तक मोंटेस्क्यू ने लिखी है। यही प्रश्न एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया था, जो कि यहाँ दर्शा दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिससे अंततः संघर्ष हुआ? ए ताशकंद समझौता, बी शिमला समझौता, सी पंचशील समझौता, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंचशील समझौता। पंचशील समझौता 1954 में हस्ताक्षरित हुआ था। पंचशील समझौता ही वह समझौता था जो भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा था, जिससे अंततः 1962 का संघर्ष हुआ। अगला प्रश्न है, किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी नीनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? ए असरहद्दोन, बी शेल्मेनेसेर तृतीय, सी असुरबनिपाल 678 से 627 ईसा पूर्व, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी असुरबनिपाल 678 से 627 ईसा पूर्व। असीरियन राजा असुरबनिपाल ने अपनी राजधानी नीनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था। अगला प्रश्न है, वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में येन बाई विद्रोह का क्या महत्व था? ए इसके परिणाम स्वरूप कई राष्ट्रवादी नेताओं को फांसी दी गई, बी इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया, सी इससे वियत मिन्ह की स्थापना हुई, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया।
वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 का येन बाई विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? ए, इसका भारत के व्यापार संतुलन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। बी, निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ। सी, इससे निर्यात में वृद्धि के कारण व्यापार में अधिशेष हुआ। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय व्यापार संतुलन पर बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ा। इसके कारण निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ। अगला प्रश्न है, स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई थी? ए, इटली और फ्रांस। बी, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। सी, जर्मनी और सोवियत संघ। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जर्मनी और सोवियत संघ। स्टालिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और सोवियत संघ के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है, हिटलर की आत्मकथा जिसमें जर्मनी के लिए उनके राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया है का शीर्षक है? ए, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। बी, दास कैपिटल। सी, मीन काम्फ। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मीन काम्फ। हिटलर की आत्मकथा मीन काम्फ थी जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया था। हिटलर के संबंध में एक अन्य प्रश्न है, हिटलर की आत्मकथा मेरा संघर्ष अर्थात मीन काम्फ कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका उत्तर है 1925 में। अगला प्रश्न है, मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? ए, कुरियर प्रणाली। बी, भोजन भंडारण की तकनीक। सी, कानून संहिता। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुरियर प्रणाली। मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम एक प्रकार की कुरियर प्रणाली थी। प्रश्न है, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई? ए, ट्रायोन की संधि। बी, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। सी, वर्साई की संधि। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्साई की संधि। राष्ट्रसंघ की स्थापना वर्साई की संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी। अगला प्रश्न है, इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ए, ग्यूसेप माजिनी। बी, ग्यूसेप गैरिबाल्डी। सी, ऑटो वन बिस्मार्क। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्यूसेप गैरिबाल्डी। इटली एकीकरण के जनक के रूप में ग्यूसेप गैरिबाल्डी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया? ए, मूल शीर्षक अधिनियम। बी, आत्मसात नीति। सी, श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आत्मसात नीति। आत्मसात नीति के तहत आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया। आत्मसात नीति अर्थात एसिमिलेशन पॉलिसी का उद्देश्य आदिवासी लोगों को मुख्य धारा के श्वेत समाज में आत्मसात करना था। अगला प्रश्न है, किस घटना से राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई? ए, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप। बी, अबिसिनिया पर इतालवी आक्रमण। सी, जापान द्वारा मंचूरिया पे आक्रमण। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। विकल्प बी, अबिसिनिया पर इतालवी आक्रमण और विकल्प सी, जापान द्वारा मंचूरिया पे आक्रमण, ये दोनों घटनाएं राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत के कारक थे। बीपीएससी ने अपने रिमार्क में भी ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों को सही माना है, इस कारण ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की? ए, स्वतंत्रता की घोषणा। बी, द फेडरलिस्ट पेपर्स। सी, सामान्य ज्ञान। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सामान्य ज्ञान अर्थात कॉमन सेंस। थॉमस पेन ने जनवरी 1776 में कॉमन सेंस नामक पॉम्फलेट प्रकाशित किया था जिसने अमेरिकी उपनिवेशों को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, यूरोप में 1848 की क्रांतियां मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित थी? ए, धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता। बी, आर्थिक समानता और समाजवाद। सी, राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र। यूरोप में 1848 की क्रांतियां मुख्यतः राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र की मांगों से प्रेरित थी। अगला प्रश्न है, 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? ए, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। बी, स्वतंत्रता समानता भाईचारा।
टी, शांति, भूमि, रोटी। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शांति, भूमि, रोटी। 1917 की क्रांति के दौरान व्लादिमीर लेनिन और बोल्शेविक पार्टी का मुख्य नारा शांति, भूमि और रोटी था। दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ, ये नारा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा लिखित कम्युनिस्ट घोषणा पत्र से जुड़ा है। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये नारा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा है। इसी प्रकार का प्रश्न हरियाणा पीजीटी में पूछा गया था कि शांति, भूमि और रोटी का नारा किससे संबद्ध है, तो इसका उत्तर है रूस की क्रांति। नारा विश्वास करो, आज्ञा पालन करो, लड़ो, बिलीव, ओबे, फाइट संबंधित है, तो इसका उत्तर है फांसीवाद से। ये कथन इटली के फांसीवादी नेता बेनिटो मुसलिनी का था। बेनिटो मुसलिनी का एक प्रमुख कथन ये भी है कि राज्य के भीतर सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ नहीं, राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं। ऑल विद इन द स्टेट्स, नथिंग आउटसाइड द स्टेट, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।